अब जब हम क्रिटिसाइज करते हैं तो हम दो तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं। नंबर वन एक्सटर्नल, या मतलब इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, लेकिन पहले एक्सटर्नली ही हमारा जो डेटा है वो हम फ़िल्टर कर सकते हैं। क्योंकि पहले तो आप सिर्फ़ नेम से ही, आप नाम से भी मतलब कर सकते हो कि ये कब मान लो आप रिसर्च कर रहे हो, जिसके अंदर आपको एक हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हो, जिसके अंदर आपको चाहिए कोई 1857 में जैसे विद्रोह हुआ था, है ना? जो भी हमारा जहाँ से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी, हम पढ़ते हैं। अ तो अगर आपको 1857 से 58 का डेटा चाहिए, तो देखो यहाँ पे लिखा है जैसे व्हेन इट वाज रिटन। अब आपने मान लीजिए आज़ादी की जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके जैसे उस टाइम मंगल पांडे का सारा वो एक विद्रोह था, है ना? लेकिन अगर मान लीजिए आपने उस टाइम के आसपास के सारे डॉक्यूमेंट्स उठा लिए इधर से उधर से, आपने कलेक्ट किया, अब आप क्रिटिसाइज करने बैठे, उसको क्रिटिसिज्म किया, तो सबसे पहले तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को एक्सक्लूड कर देंगे जो 1857 और 58 के आसपास के है ही नहीं। ठीक है? यानी आपको क्या चाहिए, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसी दौरान लिखे गए, वेयर वाज इट रिटन, ठीक है? कहाँ पे लिखे, कहाँ पे गए थे वो, ठीक है? या मतलब किस जगह पे या क्या कहाँ पे, देन वो अभी तक कैसे है, मतलब सही भी है या नहीं है, या अभी तक कैसे वो डॉक्यूमेंट बचा हुआ है। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी नेशनल लाइब्रेरीज होती हैं जिनमें वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए रखे जाते हैं या सुरक्षित रखे जाते हैं, मतलब, या फिर कई बार होता है वो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक होता ही नहीं है। ठीक है? देन हु वाज द रियल ऑथर, आप ये देखते हैं कि ये सच में क्या किसी मतलब विद्रोह के ऊपर किसने लिखा था ये। ठीक है? यानी कौन है जिसने जिसने इसको विटनेस किया था, या फिर मतलब वो उस टाइम उस विद्रोह में थे, या किसने लिखा था, कि कौन है इसके ऑथर। ठीक है? तो ये चीजें आप यहाँ पे देखते हैं, मतलब वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो वो आप ऊपर से भी छान छांट सकते हैं, यहाँ पे फेस वैलिडिटी ही काफी होती है डॉक्यूमेंट की। लेकिन जब हम एक डॉक्यूमेंट को जो हमने सिलेक्ट कर लिए एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म में, फिर हम उनको क्या करते हैं, हम उनको पूरा डीप में डेप्थ में पढ़ते हैं। ठीक है? यानी कि उसके मीनिंग को जानने की भी कोशिश करते हैं कि उसमें लिखा क्या गया है, किस मायने से लिखा गया है, कैसे कैसे लिखा है, उसका लिटरल मीनिंग जानने की, एक एक शब्द के जैसे अगर कोई भी मीनिंग निकल रहा है वो जानने की कोशिश करते हैं। समझ में आया? यस मैम। Okay. ठीक है? ये हमने कर लिया था प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स कैसे करना है हिस्टोरिकल में। अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का जब भी क्वेश्चन आता है, एक तो मोस्टली उन्होंने उस क्वेश्चन में ये लिखा होता है, जैसे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है यहाँ पे, द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी तक इसकी बात ऊपर वाली किसी भी रिसर्च में नहीं हुई है ना, कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है या एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है? हम इसे निर्भर और आश्रित चर भी कहते हैं। अब इनका मतलब क्या रहता है कि किस तरीके से ये आपस में काम करते हैं, दोनों कंपेयर होते हैं, उनका आपस में प्रभाव देखा जाता है। तो जब भी हम किसी ऐसी रिसर्च को, जैसे मैंने पहले ये चीज तो क्लियर कर दी थी आपको कि इसमें हम कुछ ना कुछ आगे का जानने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, हम एक प्रयोग करते हैं। तो experimental research is a study that strictly adheres to साइंटिफिक डिजाइन, रिसर्च डिजाइन। इसके अंदर सबसे यूनिक बात ये होती है कि आपको एक एक्सपेरिमेंट का डिजाइन सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है? जो हमने ऊपर की दोनों रिसर्चेस में नहीं किया है। ठीक है? जैसे हिस्टोरिकल में क्रिटिसिज्म अलग था, डेटा का कलेक्शन अलग तरीके से होता है, ऐसे ही इसके अंदर हमें डिजाइन चूज करना पड़ता है कि किस डिजाइन का आपने एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है? सो इट इंक्लूड्स अ हाइपोथेसिस, इसके अंदर हाइपोथेसिस बनेगा फॉर श्योर। ठीक है? एक वेरिएबल, अ वेरिएबल दैट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर। ठीक है? एक ऐसा वेरिएबल होगा जो रिसर्चर खुद के हाथ में रखेगा, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है? दूसरा जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल्स दैट कैन बी मेजर्ड, जिन्हें हमें मापना है या कैलकुलेट करना है या कंपेयर करना है। ठीक है? सो इसमें जैसे ऐसे होता है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम रख लेते हैं, और डिपेंडेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने मर्जी रख सकते हैं। ठीक है? यानी जैसे 2 रख लिए, 4 रख लिए, 3 रख लिए।
तो हम इसका एक एग्जांपल लेके आगे अभी इसको देखेंगे कि कैसे हम इसको करते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कहता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है इट इज कंप्लीटेड इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। ये मैंने आपको जब हमने फीचर्स किए थे तब भी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो कंट्रोल्ड शब्द है ये किसके अंदर रहेगा, एक्सपेरिमेंटल के अंदर, क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट का जो एनवायरनमेंट है उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती हूँ। ठीक है। So the researcher collects data and results will either support or reject the hypothesis। तो हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, मतलब जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट होगा हम उसे करेंगे। करने के बाद हम अपने डेटा को कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद हम ये देखेंगे कि जो मैं मान के चली थी, यानी कि जो भी हाइपोथेसिस मैंने रेडी किया था, हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना जो मैंने बनाई थी कि ऐसा होगा, या तो वो रिजेक्ट हो जाएगी या तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है। उसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब इसका पर्पस क्या होता है, क्यों हम इसे करते हैं? सो इट सीक्स टू डिटरमाइन अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये सीधी लाइन भी आपके पेपर में कई बार लिखी आ चुकी है। तो जब हम दो वेरिएबल्स के बीच का या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप देखते हैं एक मायने में, जिसमें कि दो कौन से वेरिएबल्स, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, और ऐसा भी होता है कि एक इंडिपेंडेंट हो गया कई सारे डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, एक एक जरूरी नहीं है। So after completing an experimental research study, a correlation between a specific aspect of an entity and the variable is being studied is either supported or rejected। ये वही चीज है जो हमने ऊपर पढ़ी कि हम एक हाइपोथेसिस लेके चलते हैं कि इन ये चीजें आपस में ना रिलेट करके इस चीज के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा होगा। तो हमने जब ये चीज देखनी है उसके सपोर्ट में, या मतलब जो भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं वो या तो उसको सपोर्ट करता है या तो हाँ में आता है उसका जवाब, या तो ना में आता है, हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है। इसके अंदर चार इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से क्या चीज है जो हम एक्सपेरिमेंटल में नहीं करते हैं। इसके अलावा ये चार, जैसे ये ऑब्जर्वेशन जो मैंने लिखा है ये जानबूझ के लिखा है यहाँ पे। ऑब्जर्वेशन आपके ऑप्शंस में लिखा आता है, तो आपने ऑब्जर्वेशन हालांकि हम डिस्क्रिप्टिव में भी करते हैं और हिस्टोरिकल में भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ऑप्शंस में से आप एक्सक्लूड ना करो। ये तीनों तरह की ऑब्जर्व हम हर तरीके की रिसर्च में करते हैं। ठीक है, उसका हर तरीके की रिसर्च का एक कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन होता है, क्योंकि जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो ऑब्जर्व तो हम करेंगे ही ना। हिस्टोरिकल में भी हम कहीं जाएंगे तो हिस्ट्री को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, नोट डाउन करेंगे, और डिस्क्रिप्टिव में भी मैं नोट डाउन करूंगी, देखूंगी, और एक्सपेरिमेंट में भी मैं करूंगी। ठीक है। बट इसके अलावा कोई ऑप्शन लिखा होता है, जैसे कई बार वो लोग लिख देते हैं कि मतलब कुछ भी चौथा ऑप्शन सब्जेक्टिव होगी या ऐसा कुछ भी, ऐसा ऑप्शन लिख देते हैं वो। मैं आपको पुराने में दिखाऊंगी जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई शो यू, ये क्वेश्चन दो बार तो आया ही है। तो आपको वो ऑप्शन नहीं लेना है ना। अब ये चार चीजें आपको याद रखनी है कि नंबर वन है, हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल्ड सिचुएशन में करते हैं। ये मैं तीसरी बार बता रही हूँ आपको। ठीक है। अब दूसरी चीज रेप्लिकेशन, ये भी हमने ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि एक रिसर्च को हम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, रिपीट मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि आप किसी हिस्टोरिकल इवेंट को रिपीट नहीं कर सकते, ना ही आप जैसे डिस्क्रिप्टिव को भी रिपीट नहीं कर सकते। जैसा उसका स्टेटस चल रहा है वैसा ही करंट स्टेटस आपने उठाना है डिस्क्रिप्टिव में। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट को आप हजारों लाखों बार भी रिपीट कर सकते हैं। ठीक है। देन चौथी तीसरी चीज आती है मैनिपुलेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है बदलाव यानी चेंज। तो मैं किसी भी प्रकार का बदलाव जो है वो ना तो हिस्ट्री में कर सकती हूँ ना तो डिस्क्रिप्टिव में कर सकती हूँ, लेकिन एक्सपेरिमेंटल के अंदर आप बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, बदलाव का ये मतलब होता है कि देखो एक ऐसा वेरिएबल होता है, हमने अभी जैसे ऊपर पढ़ा कि एक ऐसा वेरिएबल होता है जो रिसर्चर के हाथ में होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये जो रिसर्चेस शुरू हुई थी ये मेडिसिन फील्ड से हुई थी, है ना। अब अगर मैं मेडिकल फील्ड की ही बात करूं तो जैसे मेडिसिन लगा लो, मेडिसिन आपने एक दवाई बनाई। ठीक है, आपने पैरासिटामोल बनाई या कोई भी एक दवाई बनाई। अब आपको टेस्ट करना है उसको। ठीक है, आपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करनी है, तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप। अब वो गोली की जो डोज है, जो डोजेज है, वो किसके हाथ में है, आपके हाथ में है। एज अ रिसर्चर
आप चाहे आधी गोली दे के देखें अपने पेशेंट को, चाहे पूरी गोली, मतलब आप बदलाव कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। वो कंप्लीटली इन द हैंड्स ऑफ रिसर्चर होती है। लेकिन उसका जो प्रभाव पड़ेगा, मान लीजिए आधी गोली से थोड़ी नींद आई, पूरी गोली से काफी नींद आई, तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो डिपेंड करता है उस गोली के ऊपर, ठीक है। और उस गोली की डोसेज कितनी होगी वो रिसर्चर के हाथ में है कंप्लीटली, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि मैनिपुलेशन पॉसिबल है, यानी कोई तो ऐसा एक वेरिएबल होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं, उसमें हेर फेर कर सकते हैं, कम या ज्यादा भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो अच्छा एक चीज बताओ, आप जैसे हम कल ये चीज पढ़ रहे थे कि जो स्टडी हैबिट्स होती हैं, अब आप लोगों की जैसे स्टडी हैबिट्स हैं, क्या वो आपके हाथ में है, इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? हम्म। स्टडी हैबिट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या डिपेंडेंट वेरिएबल है? बताओ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है पहले ये बताओ, तभी क्लियर होगा ना। व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो रिसर्चर है वो उसे अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकता है, यानी हेरफेर कर सकता है, मैनिपुलेशन कर सकता है, वो हमारे हाथ में होता है, रिसर्चर के हाथ में होता है। उसे हम इंडिपेंडेंट कहते हैं, स्वतंत्र चर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आप दो। अच्छा, टीचर और स्टूडेंट में से कौन होता है, ये क्वेश्चन आपको आ भी चुका है। टीचर और स्टूडेंट में से इंडिपेंडेंट कौन है? टीचर। टीचर। टीचर मैम। टीचर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। और उसके ऊपर डिपेंड कौन करता है? स्टूडेंट। बिल्कुल, तो स्टूडेंट क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। अब टीचर की मर्जी, वो आधा घंटा पढ़ाए, वो पूरा घंटा पढ़ाए, वो आधा चैप्टर कराए, वो पूरा चैप्टर कराए, यानी कि वो कैसे भी करके मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो वो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुए, है ना। वो आए या ना आए, वो चाहे 4 दिन में सिलेबस कराए, चाहे 6 दिन में सिलेबस कराए, तो चीजें मतलब वो चाहे लेक्चर मेथड से कराएं, वो चाहे किसी और मेथड से कराएं, तो वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। ऐसे ही स्टूडेंट जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि उसकी पूरी जितनी भी उसकी चीजें हैं, चैप्टर्स है या सिलेबस है, जो भी चीजें हैं, और वो सारी किस पर डिपेंड करती है, टीचर पे डिपेंड करती है। ऐसे ही अब आप बताओ कि अगर मैं स्टडी स्टडी हैबिट्स और परफॉर्मेंस की बात कर रही हूँ, तो दोनों में से डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है? परफॉर्मेंस मतलब आपके जो मार्क्स आते हैं, और स्टडी हैबिट्स। बताओ, बहुत इजी है। स्टडी हैबिट इंडिपेंडेंट। हाँ, स्टडी हैबिट इंडिपेंडेंट है, और दूसरा हाँ। मार्क्स जो है वो डिपेंड करते हैं। हाँ जी, वो डिपेंडेंट है। वो डिपेंड करता है आप कैसी अपनी स्टडी हैबिट्स रखते हैं और कैसा कितना अपना एफर्ट दे पाते हैं, ठीक है। तो स्टडी हैबिट तो आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास जो जितने वेरिएबल्स होते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि जैसे आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, जो भी आपका मतलब एक वेरिएबल ले लिया मैंने, कॉन्फिडेंस, क्या वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट है किस पे? लाइक प्रिपरेशन कैसी है हमारी, और सो मेनी फैक्टर्स आर देयर। यस, सो मेनी अदर फैक्टर्स आर देयर। तो कॉन्फिडेंस जो है एक तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब इसे अगर मुझे कम या ज्यादा करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपने एफर्ट्स देंगे, यानी जैसे अब आपने लाइव क्लास में आना शुरू किया,
ठीक है, या फिर आपने डेली उसको पढ़ना शुरू किया, तो अब ये क्या कर रहे हो आप जो एफर्ट्स दे रहे हो उससे आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, अप होगा। ठीक है, जब आप ये एफर्ट्स छोड़ देंगे, जो भी आप अपनी स्टडी के अंदर अपने एफर्ट देते हैं वो आप छोड़ देंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या चला जाएगा, डाउन चला जाएगा। तो ये जो डिपेंडेंसी होती है ना एक वेरिएबल की दूसरी वेरिएबल के ऊपर, उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और जिसे जो हमारे हाथ में होता है, जैसे टाइम देना आपके हाथ में, एफर्ट किससे लगते हैं, टाइम से लगते हैं। 1 घंटा अब अगर आपने निकाला है मुझे सुनने के लिए, है ना, तो वो क्या है, आपका टाइम गिवन टू द स्टडी। ठीक है, तो वो टाइम गिवन टू द स्टडी, जो आप स्टडी टाइम दे रहे हैं, वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो आपके हाथ में है। आप चाहे आधा घंटा भी दे सकते हो, आप दिन में 4 घंटे भी पढ़ सकते हो, आप नहीं भी पढ़ सकते हो, वो आपकी विश है। ठीक है, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का खेल होता है सारा, जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं। तो एक वेरिएबल ऐसा होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, दूसरा डिपेंडेंट होता है उसी के ऊपर, जिसे हम मेजर करते हैं। देन आता है जी ऑब्जर्वेशन। ये मैंने पहले ही बोल दिया कि हम हर तरह की रिसर्च में इसे ऑब्जर्व करते हैं, बट यहाँ पे स्पेशली मैं 3 पॉइंट भी लिख सकती थी, बट यहाँ पे स्पेशली इसलिए लिखा गया, मैंने बता दिया आपको कि जब आपको ऑप्शन आते हैं तो 6 6 ऑप्शंस भी आते हैं समटाइम्स, मोस्टली तो 6 6 ही आते हैं आजकल। तो 5 या 6 ऑप्शंस आते हैं, तो उसमें ऑब्जर्वेशन इज नॉट रॉन्ग, हम ऑब्जर्व करते हैं एक एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, तो ये हुए कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात आती है स्टेप्स की, कि हम एक एक्सपेरिमेंटल मेथड की जो स्टेप्स है, यानी उसको कंडक्ट कैसे करते हैं रिसर्च को। तो सबसे पहले देखो, हम आइडेंटिफाई करते हैं या डिफाइन करते हैं अपनी प्रॉब्लम को, यानी हमने अपनी प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर लिया। नंबर 2, हम रिव्यू लेते हैं लिटरेचर का, यानी कि जितनी भी ओल्ड रिसर्चेस है उनको हम देखते हैं, उससे संबंधित जो मैंने टॉपिक लिया उससे संबंधित जो भी पुरानी रिसर्चेस हो चुकी हैं मैं उनको देखूंगी। देन थर्ड वन, जिसके अंदर हम फॉर्मुलेट करते हैं हाइपोथेसिस को। ठीक है, हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पनाएं बनाते हैं हम, ये कुछ कथन होते हैं, हम अलग से हाइपोथेसिस भी पढ़ेंगे। ये कुछ कथन होते हैं जिनमें हम कुछ ना कुछ चीज मान के चलते हैं। ठीक है, मान के यानी कि मैं एज्यूम करके चलती हूँ, और हम इसको एजम्पशन नाम कभी नहीं देते। हम इसको मतलब ये तो मैं समझाने के लिए कह रही हूँ, एजम्पशन हम अवधारणा नहीं बोलते हैं इसको, क्योंकि अवधारणाएं क्या होती है ना, जो एजम्पशंस होती हैं वो कुछ भी होती हैं, हम उनको मतलब टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि टेस्ट इन द सेंस कि मैं तो कुछ भी कहूंगी कि मैं तो मैं हवा में उड़ सकती हूँ या नहीं, मैं ये टेस्ट थोड़ी ना करने लगूंगी। ऑब्वियस सी बात है, पता है, लॉजिकल है। यानी कि एज्यूम करना तो कुछ भी हो सकता है, इमेजिनेशन कहीं तक भी जा सकती है, बट हाइपोथेसिस का मतलब है एक तार्किक सोच वाला एक कथन, जिसे मैं टेस्ट भी कर सकती हूँ। ठीक है, सो हम उसे हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो इस तरीके से हम कुछ मान के चलते हैं, लेट करते हैं, और जिनको हमने लिखा, फिर हमने उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट को क्या किया, डिजाइन उसका कंस्ट्रक्ट किया, यानी मैंने किस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को करना है। ठीक है, किस तरीके से का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अब मैं अभी मोटिवेशन की बात करूं, अगर मैंने मान लीजिए काम करना है बच्चों की मोटिवेशन पे, यानी कि मोटिवेशन और अचीवमेंट, है ना, दो चीजों पे मैंने काम करना है। मोस्टली मैं यही एग्जांपल देती हूँ, इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे आप लोग की अगर मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को मोटिवेशन की जरूरत है, या आपकी परफॉर्मेंस के लिए पेपर आ गया है, या कुछ भी ऐसा है ना, तो मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस दो चीजें हो गई। जस्ट 1 मिनट। हेलो। हाँ जी। ओके। मम्मी से पूछ लो, मैं ना क्लास में हूँ। हम्म। हाँ जी। तो जैसे अगर हम बात करें कि अगर मैं सोचूं कि हाँ, आपकी जो मोटिवेशन है उसे मैं और ज्यादा करके आपके नंबर बढ़ा सकती हूँ, यानी कि आपको मोटिवेट कर सकती हूँ अच्छे स्टडीज के लिए या अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, तो मैं क्या करूंगी, मान लीजिए मैंने सोच लिया कि मैंने डिजाइन तैयार करना है। ठीक है, तो मैंने डिजाइन तैयार करना है, तो मैंने 2 बैच ले लिए। ठीक है, बैच एक आपका बैच ले लिया 5 से 6 वाला, और एक मान लीजिए कोई मॉर्निंग बैच ले लिया। ठीक है, 11 से 12 का कोई मॉर्निंग बैच ले लिया, मैंने 2 बैच ले लिए।
और मैंने सोचा कि देखते हैं कि मोटिवेशन का फर्क पड़ता है क्या नंबरों पे, है ना। तो अब मैं क्या करूंगी, एक ग्रुप को मोटिवेट करूंगी। ठीक, मान लीजिए मैं ये आपके ग्रुप को रोज मोटिवेट करती हूँ कि आप लोग तो कर लोगे, आप लोग तो बड़े इंटेलिजेंट हो या कुछ भी हो, या आपके मार्क्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, जो भी है, वॉट एवर आई कैन से, जैसे भी मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ। तो मैंने मान लीजिए आपको 5 to 6 की क्लास में काफी मोटिवेट किया, ठीक है। बट मैंने 11 to 12 वालों को कुछ नहीं कहा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ना डिमोटिवेट किया ना ही मोटिवेट किया। तो उसके बाद जब रिजल्ट आता है मैं उसको एनालाइज कर सकती हूँ। अब यहाँ पे 2 ग्रुप का डिजाइन था, ठीक है, डिजाइन बता रही हूँ क्या होता है। 2 ग्रुप का डिजाइन था, इसी तरीके से मैं 3 ग्रुप्स भी ले सकती हूँ, ठीक है। 3 ग्रुप्स के अंदर मैं मान लीजिए एक ग्रुप को मोटिवेट करूं और 2 को ना करूं, या फिर दोनों में ही अलग अलग टाइमिंग रख सकती हूँ, या फिर ऐसा भी रख सकती हूँ कि मेल फीमेल अलग अलग कर सकती हूँ। तो मेरी मर्जी, 4 ग्रुप भी मैं ले सकती हूँ। तो डिजाइन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं हमारे, ठीक है। जितने वेरिएबल्स होते हैं उसके हिसाब से हम उतने डिजाइन रख सकते हैं, उतने ग्रुप्स रख सकते हैं। जैसे एक इंडिपेंडेंट ग्रुप रख लिया, बाकी के डिपेंडेंट ग्रुप, ऐसे करके हम कर सकते हैं। तो अलग अलग डिजाइन आते हैं हमारे पास, ऑलरेडी सेट डिजाइन होते हैं जिनको हम पिक कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन बोलते हैं। कितने ग्रुप लेने हैं, कितनी टाइमिंग लेनी है, कितने पर्सन एक ग्रुप में रखेंगे, ये सारी चीजें हम डिजाइन में तय करते हैं। उसके बाद हम कंडक्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट को डिजाइन के बाद, और हम उसके बाद डेटा कंपाइल करेंगे, मतलब इकट्ठा करेंगे जो भी हमारा डेटा आएगा। फिर हम डेटा का विश्लेषण करेंगे, यानी कि आंकड़ों आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, डेटा एनालिसिस, एंड उससे हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट रेडी हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द वे वी कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, तो ऐसे हम करते हैं। इज इट क्लियर टिल हियर? यस मैम। क्लियर है? हाँ जी। यस मैम। ओके ग्रेट। देखो आगे हमने पढ़ना है जी वेरिएबल्स। पहले मुझे ये बताओ, वेरिएबल होता क्या है? चर। चर किसे कहते हैं? व्हाट इज अ वेरिएबल? आप में से कुछ लोग तो मास्टर्स में रिसर्च करके आ चुके हो, कुछ लोग अभी कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ को करनी है। बट चलो, जिनको करनी है उनको तो नहीं भी पता होगा, बट फिर जो करके आ चुके हैं उनको तो पता होगा कि वेरिएबल क्या होता है। हम्म। कुछ भी, सही गलत जो भी आपको पता है बताओ। कोई भी मैम कैरेक्टरिस्टिक्स। अपॉन इज बीइंग डन। क्या बोल रहे हो, 1 by 1? हाँ जी बताओ। मैम कोई भी ऐसी चीज जिसमें हाँ। किसी अन्य टूल से बदलाव आता हो। हाँ जी, जिसमें हम बदलाव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो वेरी करेगा, उसकी वैल्यू जो है वो वेरी करेगी, अप या डाउन हो सकती है उसकी वैल्यू। ठीक है, और कुछ, कुछ और भी कोई बता रहा था? ओके, ठीक है। तो इसके इसका हम क्या मतलब समझे कि वेरिएबल क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो हम मेजर कर सकते हैं और उसकी जो वैल्यू है, मतलब वो मेजरेबल होगी, और उसकी जो वैल्यू है वो कभी कितनी हो रही है, कभी कितनी, मतलब वेरी कर रही है, वो कांस्टेंट नहीं है। वो ऐसी चीज है जो कांस्टेंट यानी स्थिर नहीं है, वो एक निरंतरता में है, और वो बदलाव में है। ठीक है, तो हम उसे मेजर कर सकते हैं, उसी को हम वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल अगर मैं आम भाषा में बात करूं, एक रिसर्चर की तरह बात करूं, तो वेरिएबल वही होते हैं जिनके ऊपर हमने रिसर्च करनी होती है। यानी कि जो भी टॉपिक्स मैं लेती हूँ, जैसे अभी मैंने मोटिवेशन कहा, कॉन्फिडेंस कहा, परफॉर्मेंस कहा, स्टडी हैबिट्स कहा,
या कोई अदर कोई भी चीज आप ले सकते हैं, जेंडर ले सकते हैं या कुछ भी, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल वी डू हैव। सो फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे मैंने स्वतंत्र चर बोला अभी ऊपर। इसकी सीधी सी एक बात होती है कि ये रिसर्चर के हाथ में होता है। मैनिपुलेट जिस वेरिएबल को हम कर सकते हैं उसी को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो एक कहता है एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अ सिंगुलर कैरेक्टरिस्टिक दैट the other variables in your experiment cannot change। तो अब इसके एक ही विशेषता है कि इसे हम बदल सकते हैं। ये एक सिंगल ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम बदल सकते हैं, और बाकी के सारे वेरिएबल्स इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, ऊपर हम एग्जांपल देख चुके हैं कि बाकी के जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट को हम चेंज कर सकते हैं। सो एज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, मैं कितनी भी एज का, कम एज का ले सकती हूँ, पर्सन ज्यादा का। तो where someone lives, what they eat, or how much they eat, exercise, how much they exercise are not going to change their age। अब अगर हम बात करें, कहता है कि उसको हम बदल, एज इसने गलत यहाँ पे लिया हुआ है, वर्डिंग्स आर रॉन्ग। इंडिपेंडेंट एज हम ले सकते हैं लेकिन दूसरे मायने में ले सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन हाउ एवर चेंज अदर वेरिएबल्स, तो ये दूसरे वेरिएबल्स को बदल सकता है, किसी भी अदर वेरिएबल को। एंड इन स्टडीज रिसर्चर ऑफन ट्राई टू फाइंड आउट वेदर एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉजेज, तो हम यही देखते हैं, हम देखते ही हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लेते ही इसलिए हैं ताकि हम दूसरे जो वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर इसका असर देख पाए। एक चीज और मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी कि जब कई बार होता है कि आपको एग्जाम्पल आता है, तो जब भी एग्जाम्पल आता है ना, तो अगर उन्होंने लिखा है कि इफेक्ट ऑफ दिस 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 ऑन दिस दिस दिस, ठीक है, जब कोई भी अगर रिसर्च का टाइटल इफेक्ट से जब शुरू होता है ना, मतलब प्रभाव क्या पड़ रहा है, तो वो एक्सपेरिमेंटल का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता ही एक्सपेरिमेंटल का है कि अगर मैं एक चीज का प्रभाव बाकी की दूसरी चीजों के ऊपर देख रही हूँ, यानी उसके अंदर हम इंडिपेंडेंट का जो इफेक्ट है वो डिपेंडेंट के ऊपर देख रहे होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंड करता है जो, ये भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, आश्रित चर जिसे हम कहते हैं। सो इट रिलाइज ऑन और कैन बी चेंज्ड बाय अदर कंपोनेंट्स, तो दूसरे कंपोनेंट्स इसे बदल सकते हैं। कि आज अगर मेरे कम मार्क्स आए हैं, या जैसे मतलब एक, जैसे इसमें एग्जांपल है कि अ ग्रेड ऑन एन एग्जाम इज एन एग्जांपल ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर जो जो मार्क्स होते हैं हमारे, वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं बहुत सारे, जैसे नेहा ने कहा मैम बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी होगी या मेरे मार्क्स कैसे आएंगे। ठीक है, सो मार्क्स जो है वो काफी सारी अदर चीजों पे डिपेंड करते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस पे, हमारे मोटिवेशन पे, हमारी टाइमिंग पे, हमारी जो भी हमारे, इवन आपके नोट्स पे, इवन आपकी क्लासेस पे, इवन आप जो भी एफर्ट्स दे रहे हो उसके लिए। ठीक है, because it depends on factors such as how much we sleep you got, and how long you have studied। obviously वो नींद के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने कितना रेस्ट लिया है। कई बार होता है हम पढ़ते, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि पेपर में नींद आने लगती है और वैसे वो पढ़ते रहते हैं, तो उनका एक मतलब इसमें एक आ गया कि आप स्लीप को भी काउंट कर सकते हो कि अगर मैं प्रॉपरली सोई हूँ या मेरे अच्छे, मतलब उससे भी क्या नंबरों पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, लैक ऑफ स्लीप इफेक्ट करेगा। ठीक है, सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन इन्फ्लुएंस डिपेंडेंट वेरिएबल, बट डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट इन्फ्लुएंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बहुत ही क्लियर है कि जो इंडिपेंडेंट है वो इस पे असर नहीं डाल सकता, सॉरी वो इस पे असर डाल सकता है बट ये उसके ऊपर असर नहीं डाल सकता। ठीक है, so for example the time you spend studying, जो कि स्टडी क्या होती है, डिपेंडेंट मतलब डिपेंड कर रही है कितना आप उसके ऊपर दे रहे हो, कैन अफेक्ट द ग्रेड ऑन योर टेस्ट विच इज इंडिपेंडेंट। ये उल्टा लिखा हुआ है, स्टडी जितना करोगे वो इंडिपेंडेंट है और जो टेस्ट आपके नंबर आएंगे वो डिपेंडेंट है, बट द ग्रेड ऑन योर टेस्ट डज नॉट अफेक्ट द टाइम यू स्पेंड ऑन स्टडीज। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि मेरे अगर 90 मार्क्स आए हैं तो इसका मतलब मेरा टाइमिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, टाइमिंग आपके खुद के हाथ के अंदर है।
ठीक है। सो ये हुई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात। नेक्स्ट आते हैं जी इंटरवीनिंग वेरिएबल। ठीक है, इंटरवीनिंग का मतलब होता है जैसे हम इंटरफेयर बोलते हैं, यानी हस्तक्षेप जैसे करना, यानी इंटरफेयर करना। तो जो इंटरवीनिंग वेरिएबल्स होते हैं वो इन दोनों के बीच में आने वाले, यानी कि जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है, इन दोनों के बीच में आने वाले जो वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है। अब एक इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या है, समटाइम्स कॉल्ड अ मीडिएटर वेरिएबल आल्सो, कई बार हम इसे बीच का मतलब मध्यस्थ मीडिएटर वेरिएबल भी बोल देते हैं, इज अ theoretical वेरिएबल the researcher uses to explain a cause or connection between other study variables, usually dependent and independent ones। तो जब हम theoretically एक रिसर्च को लिख रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि कई बार ऐसे वेरिएबल्स भी मेंशन किए जाते हैं जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं दे आर एसोसिएशंस इंस्टेड ऑफ ऑब्जर्वेशंस, उसको अभी ऑब्जर्व नहीं किया है बट उनको लगता है कि ये देखो ये चीज बीच में आ सकती है। जैसे कहता है इफ वेल्थ इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, यानी कि जो आपकी कमाई है अगर वो इंडिपेंडेंट है, एंड अ लॉन्ग लाइफ स्पैन इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब मैं जितना अच्छा कमाऊंगी उतनी अच्छी मैं अपनी फैसिलिटीज भी रखूंगी और उतना अच्छा मैं ज्यादा जी पाऊंगी, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। द रिसर्चर माइट हाइपोथाइज दैट एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर, ठीक है, तो इज द इंटरवीनिंग वेरिएबल दैट लिंक्स वेल्थ विद द लाइफ स्पैन। अब जरूरी नहीं है कि अगर मतलब मैं अगर लंबी लाइफ स्पैन के लिए क्या डिपेंड करता है, क्या चीज चाहिए मुझे, एक अच्छी हेल्थ चाहिए ना कि वेल्थ चाहिए, है ना। बट कहीं ना कहीं अगर मेरे पास अच्छा पैसा होगा, वेल्थ होगी, तो मैं अच्छी हेल्थ भी मेंटेन कर सकती हूँ, है ना। तो ये क्या हुआ, जो हेल्थ है वो बीच में आ रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर मतलब जरूरी नहीं है कि पैसे का डायरेक्टली आपके लंबे जीवन के ऊपर मतलब साथ डायरेक्टली संबंध नहीं है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि बीच में कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ जो है वेरिएबल की तरह बीच में आ रही है। समझ रहे हो बात को? इज इट क्लियर? हाँ जी। यस मैम। ओके, तो ये बीच में आने वाले चर हो गए जो बीच में आ रहे हैं, यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में ऑटोमेटिकली आ रहे हैं और उसे मेंशन किया जाता है बाय द रिसर्चर। मेंशन किया जा रहा है, मेजर नहीं किया जा रहा है, ठीक है, मेंशन किया जा रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो थियोरेटिकली आप एक वेरिएबल को जब मेंशन करते हैं वो इंटरवीनिंग वेरिएबल होता है। देन एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं, बाहरी चर हम इन्हें कहते हैं। बाहरी का ये वो चर होते हैं जो एक एक्सपेरिमेंट के दौरान बाहरी तौर से एक एक्सपेरिमेंट को इफेक्ट करते हैं। ठीक है। अब एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आर फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल बट दैट द रिसर्चर डिड नॉट ओरिजिनली कंसिडर व्हेन डिजाइन द एक्सपेरिमेंट। These unwanted variables can unintentionally change a study's result and how a researcher interprets those results. जैसे अगर हम कह सकते हैं मतलब कि ये ऐसे चर होते हैं जिनको कि हम अपनी जो रिसर्च है जब हम कंडक्ट कर रहे हैं, हम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस दौरान ये हमारी रिसर्च को खराब खराब इन द सेंस कि हमारे रिजल्ट्स को ही बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इतना इतना इंटरफेयर कर सकते हैं। ठीक है, टेक फॉर एग्जांपल ए स्टडी असेसिंग वेदर प्राइवेट ट्यूटरिंग और ऑनलाइन ट्यूटरिंग आर मोर इफेक्टिव। मान लो हम एक स्टडी कर रहे हैं कि भाई प्राइवेट जो ट्यूशंस होती हैं वो सही है या ऑनलाइन कोर्सेज ज्यादा इफेक्टिव है एट इम्प्रूविंग स्टूडेंट स्पेनिश टेस्ट स्कोर। ठीक है, तो स्पेनिश सीखने में बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से ज्यादा फर्क पड़ रहा है या फिर प्राइवेट ट्यूशन से ज्यादा फर्क पड़ रहा है। अब अगर हमें ये देखना है तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या है यहाँ पे कि क्या हो सकता है, तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल दैट माइट unintentionally influence the outcome इंक्लूड जैसे कि पेरेंट्स की सपोर्ट भी हो सकती है। हो सकता है किसी को पेरेंट्स की सपोर्ट हो, हम सोची जाए ऑनलाइन कोर्स से ही किया है, उनके पेरेंट्स में से किसी को आता हो।
या फिर हो सकता है प्रायर नॉलेज हो, क्या पता वो पर्सन पहले से स्पेनिश में थोड़ा रह के, सॉरी, स्पेन में थोड़ा रह के आया हो, तो या फिर कोई उसको जानता हो या उसकी कोई प्रायर प्रीवियस नॉलेज हो उस बारे में, ठीक है, उस फॉरेन लैंग्वेज की या फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी उसको इफेक्ट कर सकता है। तो बहुत ही अलग अलग तरह के ऐसे वेरिएबल्स हैं जो और भी वेरिएबल्स मतलब उसको इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हो सकता है, अब मैं कल दिन आपका रिजल्ट आएगा, तो हो सकता है अब मैं क्या कहूंगी, मैं तो ये बोलूंगी देखो मैंने पढ़ाया था, तो देखो है ना पेपर वन में इतने अच्छे नंबर आए, ये आया वो आया। अब क्या है, ये क्या है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है। टीचर क्या समझ रहा है कि बच्चे को जो मतलब जो डिपेंडेंट मेरे पे है उसको मैंने ही क्लियर कराया, मैंने, क्योंकि मैं तो पढ़ा रही हूँ। लेकिन बीच में इसमें एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स भी तो है ना। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी इतने इंटेलिजेंट हो, आप में से जो बच्चे क्रैक करते हैं, हो सकता है वो लोग इतना पढ़ते हैं, इधर से भी पढ़ते हैं उधर से भी पढ़ते हैं, सब कुछ ही पढ़ लेते हैं, तो हो सकता है इसलिए उनका नेट, तो बहुत सारे अलग फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें क्या है जो बीच में आती हैं, इनको हम एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक। देन नेक्स्ट आते हैं जी कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं? A confounding variable is one you did not account for that can disguise another variable's effect। तो वो ये क्या, भेज, जैसे भेज बदल के आ जाते हैं, मतलब कि सिमिलर काइंड ऑफ, जिनको आपको पता भी नहीं चलता, मतलब आप रिसर्च कर रहे हो बट आपको पता, उसमें तो पता चल रहा था कि क्या चीज इफेक्ट करती है, इसमें पता ही नहीं चलेगा, लेकिन वो चीज इफेक्ट कर जाएगी। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स कैन इनवैलिडेट योर एक्सपेरिमेंट, ये भी हमारे एक्सपेरिमेंट को खराब कर सकता है, हमारे रिजल्ट्स को बायस कर सकता है, एंड और सजेस्टिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एग्जिस्ट व्हेन इट डज नॉट। तो हो सकता है कि दो वेरिएबल के अंदर रिलेशनशिप था नहीं, लेकिन रिजल्ट आ रहे हैं कि भाई दोनों के अंदर रिलेशनशिप है, वो तो वो गलत भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरसाइज लेवल, ठीक है, अब जितनी एक्सरसाइज करोगे उतना ही क्या होगा, वजन कम होगा, बॉडी मास इंडेक्स, दो वेरिएबल है यहाँ पे। एक्सरसाइज लेवल जो है वो इंडिपेंडेंट है कि आपके ऊपर निर्भर करता है कितनी एक्सरसाइज आप करते हो, दूसरी तरफ बॉडी मास इंडेक्स यानी कि जो डिपेंड करता है मतलब कितना वेट आप लूज करोगे उससे। बट डू नॉट कंसिडर एज इफेक्ट, आपने कंसिडर नहीं किया ऑन दीज फैक्टर्स, इट बिकम्स अ कंफाउंडिंग वेरिएबल दैट चेंजेस योर रिजल्ट्स। हो सकता है जैसे कई बार क्या होता है ना, ओल्ड एज में भी ऐसा होता है, बहुत ही ओल्ड एज में क्या होता है, मेडिसिन तक इफेक्ट करनी बंद कर जाती है। बीच में जो कंफाउंडिंग वेरिएबल आ रखा होता है, जो दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में आ रखा होता है, वो होता है एज फैक्टर। तो जैसे एज यहाँ पे एक ऐसा फैक्टर है जिसे आप कंसिडर ही नहीं करते हो, लेकिन वो बीच में तो आ रहा है ना, वो कंफाउंडिंग वेरिएबल बन रहा है और मैं उसे निकाल भी नहीं सकती, ठीक है। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, गुड। ओके जी, नेक्स्ट आती है हमारी, अभी मैंने आपको जो चीजें करवाई उसके अंदर मैंने आपको टाइप्स करवा दिए, मैंने आपको मेथड्स भी करवा दिए, ठीक है। अब हम अप्रोचेस करेंगे। देखो अप्रोचेस, दो डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोचेस हमारे पास हैं। एक हमारी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्चेस की अप्रोचेस होती हैं कि मैं किस अप्रोच से, अप्रोच का मतलब होता है किस व्यू पॉइंट से, किस नजरिए से मैं एक रिसर्च को कंडक्ट करती हूँ, ठीक है। और दूसरी हमारे पास अप्रोचेस होती हैं जी पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। ये अप्रोचेस थोड़ी बैकग्राउंड से रिलेट करती हैं। बैकग्राउंड यानी मैं किस फील्ड में स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। किस फील्ड का मतलब है, जैसे आप सबके भी अलग अलग सब्जेक्ट्स है ना, तो सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज, वेरिएबल वाइज कई बार होता है कि हमें अलग अलग तरीके की अप्रोच रखनी पड़ती है, ठीक है। तो पॉजिटिविज्म सबसे पहला हम शब्द यहाँ पे ले रहे हैं कि क्या होता क्या है, जिसे हम प्रत्यक्षवाद बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि इसको हम क्या कहते हैं कि एक तरह की इंक्वायरी है, एक तरह का, मैं ये साइंटिफिक इंक्वायरी है जिसके अंदर मैं किसी चीज को, किसी भी सब्जेक्ट को मान लीजिए मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ और मेजर कर रही हूँ, बट वो सब्जेक्टिव नहीं होगा। सब्जेक्टिव का मतलब वो व्यक्तिनिष्ठ नहीं होगा, व्यक्तिनिष्ठ का मतलब वो मेरे हिसाब से नहीं होगा, जैसे आंकड़े हैं मैं वैसा ही लिखूंगी। यानी साइंस क्या कहती है,
साइंस कहती है अपनी अपना दिमाग मत लगाओ, जैसा जो आपका रिजल्ट आया वो उसको बस प्रेफर करो। साइंस में तो यही बोला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से पॉजिटिविज्म अप्रोच भी यही बोलती है कि साइंटिफिक इंक्वायरी रखो जब आप एक रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो। ये तरीका बताएंगे आपको रिसर्च कंडक्ट करने का, ठीक है। ये वो अप्रोचेज हैं जो आपको ये बताती हैं कि आपको एक रिसर्च में को लेके कैसे चलना है, ठीक है। अब ये कहते हैं पॉजिटिविज्म वाले कहते हैं कि जी लॉजिक सब कुछ होता है, आपकी सोच कुछ नहीं होती है, लॉजिक होता है जो होता है, ठीक है। आप तो कुछ भी कहेंगे, आपका क्या है, आप तो बायस भी हो सकते हैं एज अ रिसर्चर। आप अपनी सोच को अपनी रिसर्च के अंदर मतलब डालोगे तो वो इन्फ्लुएंस हो जाएगी उस चीज से, तो वो तो हमें करना ही नहीं है। कहता है हमें बिना किसी भेदभाव के हमें पूरी तरह से साइंटिफिक रिजल्ट तैयार करने हैं, ठीक है, जिसके लिए हम इधर उधर से कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं रखेंगे या लेंगे। जो हमारे आंकड़े आए हैं, यानी अगर मेरा रिजल्ट आ रहा है कि अभी जैसे मैं उस दिन ड्राइव कर रही थी तो ये बार बार रेडियो पे आता है कि चंडीगढ़ में एक सर्वे हुआ जिस जिस दौरान ये पता चला कि 44% जो महिलाएं हैं वो ओवरवेट है, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने ये मैंने ये रिसर्च कंडक्ट की हो और मैं सोचूं यार 44% तो बड़ी होते हैं, है ना, मैं इसको कम कर देती हूँ, चलो एज अ फीमेल मैं थोड़ा सा वो कर लेती हूँ, सो दिस इज रॉन्ग, है ना। अब मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बायस हो रही हूँ उस चीज में। अब ये मुझे नहीं करना है। जितना जो जैसा आया है आपको वैसे ही उसको प्रेजेंट कर देना है, दैट इज पॉजिटिविज्म अप्रोच, ठीक है। अब मैं पढ़ देती हूँ इसको। Positivism highlights that scientific inquiry should rely on observable and measurable facts rather than on subjective experiences। तो अब देखो मैं तो अगर लिख दूंगी कि 44 की जगह अगर मैंने 30 कर दिया है ना, अगली बार अगर कोई कंडक्ट करेगा तो या मेरे साथ साथ कोई और कुछ कंडक्ट कर रहा होगा तो उसको भी तो पता चल जाएगा ना कि मैंने झूठा लिख दिया। तो फैक्ट्स के साथ आपको खेलना नहीं है यहाँ पे। तो और ना ही अपना कोई सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस देना, आपको जो आया एग्जैक्टली वही प्रेजेंट करना है। अकॉर्डिंग टू द एपिस्टेमोलॉजिकल स्टैंस व्हाट काउंट्स एज नॉलेज कैन बी कैप्चर्ड थ्रू सेंसरी इंफॉर्मेशन। जो हम कहते हैं जिसे हम ज्ञान कहते हैं ना, उसे हम जरूरी नहीं है मुझे कोई आके बताएगा तो मुझे तभी ज्ञान आएगा, उसको मैं अपनी खुद की सेंसरी मतलब अपनी सेंसेस से भी तो ले सकती हूँ ना। If knowledge goes beyond this into subjective boundaries, such information does not qualify as knowledge। तो कहता है अगर हम ज्ञान की बात करें कि अगर किसी के दिमाग से गुजर के ज्ञान आता है ना तो वो ज्ञान नहीं होता, वो फिर इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। अगर ज्ञान क्या होता है, नॉलेज क्या होता है। अच्छा अब जैसे ये रिसर्च है मैं पढ़ा रही हूँ, अगर इसमें अगर मैं अपना टेस्ट बीच में डाल के आपको कुछ भी बताती रहूं तो वो नॉलेज थोड़ी ना होगी, वो क्या बन जाएगा, वो तो मेरा दिया हुआ मेरी तरफ से इन्फ्लुएंस किया हुआ एक चीज बन जाएगा, ठीक है। यानी वो एक्चुअल नॉलेज कंसिडर नहीं होगी, वो क्वालिफाई नहीं करेगी। तो पॉजिटिविस्ट बिलीव करते हैं दैट साइंस वाज द मीडियम थ्रू व्हिच ट्रुथ कुड बी अनरिवील्ड। यानी कि सच को अगर सामने लाना है तो वो साइंस ही है जो सच को सामने ला सकती है। हाउएवर अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविस्ट, तो ये कहते हैं जो पॉजिटिविज्म को मानते हैं उनको मानने वाले ये लोग कहते हैं ओनली द नेचुरल साइंसेस जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इनके अंदर ही सच हमारे सामने है, बाकी जगहों पे सच हमारे सामने नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आगे हमारे पास फिर कौन सी अप्रोच आई और कैसे आई। द सोशल साइंसेस सच एज जैसे सोशियोलॉजी का फील्ड है, पॉलिटिकल साइंस है या आप लोगों के फील्ड है, डिड नॉट फॉल विद इन द पॉजिटिविस्ट फ्रेमवर्क। वो कहते हैं ये तो सच के आगे ये तो है ही नहीं, ये तो लॉजिक से चलते ही नहीं। सोशल जो सोशियोलॉजी है वो तो पूरी तरह से समाज में अच्छा बुरा पता नहीं क्या क्या चलता है ना, हम उसको कैसे कैसे इन्फ्लुएंस कर देते हैं। तो कहते हैं इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं लॉजिक वाला, तो ये हमारे फ्रेमवर्क में आते ही नहीं। Mainly because in social sciences knowledge is derived from subjective experience of individuals। तो अब जैसे सब्जेक्टिव क्यों होता है, क्योंकि मान लीजिए कोई भी एक चीज है, मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस है, ठीक है। अब डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा जिसे हम कहते हैं, या कोई कोई अच्छी चीज भी मान लो, मतलब जरूरी नहीं है कि मैं एक बुरा ही एग्जांपल दे रही हूँ। तो इसके साथ हो सकता है किसी का कोई एक्सपीरियंस ही ना हो, जैसे मेरा कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, बट हो सकता है किसी ने फेस किया हो इस चीज को, ठीक है। तो जैसे ईव टीजिंग
या आप कह लीजिए कोई भी ऐसी चीज होती है जिस इसके ऊपर क्या होता है ना, हमारा अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। किसी को कोई एक्सपीरियंस होता ही नहीं है कई बार, किसी को बहुत ही ज्यादा होता है, या किसी को थोड़ा बहुत होता है, और अगर होता भी है तो अलग अलग इंसिडेंट्स होते हैं जिससे वो सच्चाई जो है वो बदल जाती है, यानी जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाता है। तो वो अपनी अपनी नॉलेज हो जाती है सबकी, ठीक है। कोई किसी को वही चीज अच्छी लगती है, किसी को वही चीज बुरी भी लगती है, ठीक है। तो विच कुड आइदर बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड, ऐसा हमारे साइंसेस के अंदर, सोशल साइंसेस के अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ साइंस फील्ड के अंदर होता है। सो द सोशल साइंटिस्ट डिड नॉट एंगेज इन रिसर्च विद इन लेबोरेटरीज। तो हम सोशल साइंस की जो फील्ड है, यानी सामाजिक शिक्षा की जो फील्ड है, उसके अंदर हम लेबोरेटरीज में भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते, क्योंकि वैसा टॉपिक ही नहीं होता लेबोरेटरीज वाला, ठीक है। सो देयर लेबोरेटरी वाज द सोसाइटी इटसेल्फ। तो वो उनका एक्सपेरिमेंट कहाँ चल रहा होता है, सोसाइटी के अंदर ही चल रहा होता है, वेयर द मूवमेंट्स रिलेशनशिप्स ऑफ पीपल कुड बी कंट्रोल्ड, ठीक है। सो नॉलेज वाज गेन्ड थ्रू द स्टडी ऑफ ह्यूमन एटीट्यूड्स, अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें, रिलेशनशिप एंड लाइफ स्टोरीज, उसी से ही हमें ये सच पता चलता है। सो पॉजिटिविस्ट जो है वो बिलीव करते हैं दैट दीज डिड नॉट हैव एनी ऑब्जेक्टिव बेस, यानी कि इनका कोई भी एक अनबायस्ड आधार नहीं है, यानी कि कोई हमेशा भेदभाव तो पाया ही जाएगा जब हम सोशल साइंसेस की बात करेंगे। तो ये पॉजिटिविस्ट जो है ये इसको फेवर करते ही नहीं है। ओके, इतना समझ में आया पॉजिटिविज्म क्या है? हाँ जी, यस मैम। गुड। देन आता है पोस्ट पॉजिटिविज्म। पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है? ये इसके इसके ऑपोजिट में आया, ठीक है। ये 20th सेंचुरी में आया, एंड दिस वाज, अच्छा मुझे याद कराना कि मैंने आपको एक चीज भेजनी है, ग्रुप में भेजूंगी कि किसी पर्सन का नाम आता है, किसने दिया था ये टर्म, दी थी पोस्ट पॉजिटिविज्म, मैं उनका नाम भेजूंगी आपको, ठीक है। अब दिस ये जो टर्म है, ये जो दिया गया है पोस्ट पॉजिटिविज्म, पोस्ट हम किसी भी चीज के आगे लगाते हैं तो मतलब वो बाद में आती है, ठीक है। पोस्ट का मतलब है ये पॉजिटिविज्म के बाद में आई, तो इसलिए हम इसको पोस्ट पॉजिटिविज्म कह रहे हैं। तो इसके अंदर क्या रहता है कि दिस वॉज नॉट अ मेयर रिवीजन ऑफ पॉजिटिविज्म, ये उसकी रिवीजन नहीं है, उसका कंप्लीट रिजेक्शन है। जैसे मैंने शुरू में ही बोल दिया कि उसके ऑपोजिट में आई है, ठीक है। उसको रिजेक्ट करते हुए पोस्ट पॉजिटिविज्म का टॉपिक आया। इन्होंने बोला कि पोस्ट पॉजिटिविज्म पॉइंट्स आउट दैट साइंटिफिक रीजनिंग इज क्वाइट सिमिलर टू आवर कॉमन सेंस रीजनिंग। तो कहता है साइंटिफिक तो हमें पता ही है भी इफेक्ट करेगा ही करेगा, एक चीज अगर मुझे पता है दूसरे पे इफेक्ट करेगी ही करेगी, तो वो कॉमन सेंस है, ठीक है। कहता है इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं। सो दिस डिनोट्स दैट आवर इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डे टू डे लाइफ इज सिमिलर टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है। एंड द ओनली डिफरेंस इज दैट अ साइंटिस्ट would use a procedure in order to arrive at conclusion unlike a lay person। तो आम आदमी जो है कहता है वो अपनी सोच का इस्तेमाल करेगा, और जो साइंटिस्ट है वो अपने प्रोसीजर का इस्तेमाल करेगा, लेकिन कर तो वो भी एक्सपेरिमेंट ही रहा है ना एक तरह से, ठीक है। तो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम बिल्कुल ही जो है पॉजिटिविज्म पे चलें। अनलाइक पॉजिटिविस्ट, पोस्ट पॉजिटिविस्ट जो है पॉइंट्स आउट दैट our observations cannot always be relied upon, as they can also be subjected to error। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम पूरा साइंस साइंस पे ही चलेंगे तो गलतियां तब भी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर मैं लॉजिक ही लगाऊंगी, और हर चीज लॉजिक से होती भी नहीं है, ठीक है। इनके कहने का ये मतलब है कि हम हर चीज के अंदर साइंस नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। साइंस के फील्ड के अंदर आप साइंस डाल सकते हो, लेकिन दूसरे फील्ड्स के अंदर आप, हर फील्ड के अंदर आप साइंस नहीं डाल सकते हो। सो दिस इज व्हाई पोस्ट पॉजिटिविस्ट आर कंसिडर्ड एज अ क्रिटिकल रियलिस्ट। इन्हें क्रिटिकल रियलिस्ट भी बोला जाता है, हु आर क्रिटिकल ऑफ द रियलिटी। तो ये वास्तविकता को हर रूप में देखते हैं। ये कहते हैं भी, साइंस तो ये कहती है कि भाई मतलब जितना सही आया उतना ही उठाओ, लेकिन जो चीज, कई चीजें ऐसी भी होती हैं जो चीजें आंकड़ों में आती ही नहीं है, ठीक है, और फिर भी हमें उनको स्टडी करना पड़ता है। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है वो साइंटिफिक इंक्वायरी के अंदर या उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है अपने आंकड़ों के लिए, ठीक है, अपने रिजल्ट्स के लिए।
ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये किस चीज को फेवर करता है? दे बिलीव दैट ईच मेथड हैव एन एरर, मतलब कोई भी मेथड है, अगर आप किसी भी मेथड से कर रहे हो उसमें कोई ना कोई कमी तो पाई जाएगी। सो दीज कैन ओनली बी अवॉइडेड इफ अ नंबर ऑफ मेथड्स आर यूज्ड। तो ये कहते हैं कि 2-3 मेथड आपको यूज करने चाहिए जब भी आप एक रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो आपको, जैसे कि ट्रायंगुलेशन, इस शब्द को याद रखना, ठीक है, जिनके पेपर 2 में भी रिसर्च है स्पेशली वो बच्चे। ट्रायंगुलेशन क्या है? ट्रायंगुलेशन जब हम एक से ज्यादा या एक से ज्यादा मतलब 2-3 हम डेटा कलेक्शन के मेथड्स को यूज करते हैं उसको ट्रायंगुलेशन कहते हैं, ठीक है। अब ट्रायंगुलेशन हम कर सकते हैं, कहता है, ताकि हम कंफर्म कर पाए। अब जैसे मान लीजिए साइंस ने तो कह दिया, साइंस ने कह दिया कि 10% ऐसी महिलाएं हैं, लेकिन या ऐसा कुछ भी, मतलब कोई भी डेटा साइंस की अलग आ रही है, अगर मैं उसको स्टडी करने जाती हूँ या कुछ ऐसा करती हूँ, कुछ अपनी तरफ से डालती हूँ उसके अंदर, तो आंकड़े अलग आ रहे हैं, ठीक है। तो उससे सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंट वेज होते हैं हमारे पास। जैसे मान लो मैंने सर्वे ले लिया, सर्वे के हिसाब से चंडीगढ़ में मैंने एक सर्वे दिया, सबको फॉर्म फिल करने को दिया मैंने, मान लो मैंने 1000 लोगों से फॉर्म भरवाया, ठीक है, जिनमें से सिर्फ 10% ऐसे मेरे पास फॉर्म्स आए जिसमें लोगों ने कहा कि हाँ हमारे घर में डोमेस्टिक वायलेंस होती है, सिर्फ 10%, ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल। और मतलब 10% लोग माने कि हाँ डोमेस्टिक वायलेंस होती है, आज भी है, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी लोग हाथ उठाते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है, 10% लोगों ने कहा। लेकिन अब अगर मुझे लगे कि ये आंकड़े हो सकते हैं, ये आंकड़े सही हो नहीं हो, है ना, मतलब कि क्या हो, तो मतलब मैंने तो ज्यादा लोगों में देखी है या ज्यादा घरों में देखी है, मुझे तो लगा था कि और भी ज्यादा होगी, या जो भी जैसे भी है ना, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो उसके बाद मैंने कुछ इंटरव्यूज ले लिए। अब इंटरव्यू क्या होता है, वन ऑन वन होता है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, डेप्थ में डेटा ले सकते हो। तो अब ये मैंने दूसरी टेक्निक अपना ली अपने रिजल्ट को क्रॉस चेक करने के लिए। तो इंटरव्यू में मेरे पास आया कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल इंटरव्यू में मेरे पास 40% ऐसे लोग बोले कि भाई जो है डोमेस्टिक वायलेंस होती है हमारे घरों में, एडमिट किया मान लीजिए उन्होंने। तो ये क्या चीज है, ये क्या हुआ, ये तो गलत हो गया। अब मैं तो 10% लिख देती अगर मैं साइंस फील्ड के अकॉर्डिंग चलती, ठीक है, अगर मैं इंटरव्यू ही ना लेती, डीपली उनको एनालाइज ना करती, तो मुझे तो पता ही ना चलता। तो इसीलिए वो कहता है कि एक तरीका मत अपनाइए, आप कई तरीके अपनाइए डेटा को कलेक्ट करने के, जैसे कि ट्रायंगुलेशन कीजिए, यानी 1-2-3 तरीकों से रिजल्ट सॉरी डेटा लीजिए, आंकड़े लीजिए और फिर उनको एनालाइज कीजिए, ठीक है। उसे हम पोस्ट पॉजिटिविज्म कहते हैं। और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, जो कि ऑब्जेक्टिविटी को नहीं सब्जेक्टिविटी को फेवर करता है, ठीक है। जैसे मैं हर बार आपको ऐसे ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, जैसे हर बार मैं आपको कहती हूँ कि जैसे डाउरी सिस्टम है, डाउरी सिस्टम का जो एक एग्जांपल है सबसे बेस्ट, हम जैसे क्योंकि सोशियोलॉजी की फील्ड में हम क्या करते हैं, ऐसी ही जो हमारे समाज में कुरीतियां हैं उनके ऊपर हम काम करते हैं, है ना। तो अगर मैं उनके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, रिसर्च कंडक्ट कर रही हूँ डाउरी सिस्टम के ऊपर, तो मुझे कौन बोलेगा, सर्वे में तो कोई, सब सर्वे में तो सब यही बोलेंगे जी दहेज लेना तो एक अपराध है ना, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। बट अगर मान लीजिए मैं इंटरव्यू लूंगी और इंटरव्यू में मैं ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगी कि आपकी बेटी की शादी हुई थी तो आपके घर में क्या क्या आया था, ठीक है, तो अब वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमने लिया है, मैंने ये थोड़ी पूछना आपने लिया या नहीं लिया है। अब आपने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बोला जी ये चीज आई थी, ये वो चीज आई थी, उन्होंने अपनी बच्ची को ये दिया था वो दिया था, तो अब वो ऐसा बोलेंगे, राइट। लेकिन वो सामने क्या आ रहा है आपके डेटा, एग्जैक्टली डेटा क्या आ रहा है सामने, डेटा यही कह रहा है कि हाँ एडमिट हो रहा है इनडायरेक्टली, कि लिया है, लिया गया है, ठीक है। जहां पे 1% लोग ऐसे कह रहे थे कि जी लिया ही नहीं है या मतलब हमने लिया है, मतलब 1% कह रहे थे, वही 1% जाके 50% बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए पोस्ट पॉजिटिविज्म वाले कहते हैं कि सिर्फ साइंटिफिक वे से डेटा कलेक्ट करना इज नॉट सफिशिएंट। हमें हमें सोशियोलॉजी के अंदर हमें मतलब बायस नहीं कहेंगे हम इसको, मतलब हमें कई तरीके अपनाने पड़ते हैं, ठीक है। हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव होके नहीं चल सकते हैं इसके अंदर। ओके, समझ में आई दोनों का डिफरेंस, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म? जी मैम।
देखो कुछ शब्द यहाँ पे याद रखने हैं। नंबर 1 वहां पे ये याद रखना है, जहाँ पे मैंने पॉजिटिविज्म बोला वहां पे 2 चीजें याद रखनी है। नंबर 1, पॉजिटिविज्म जो है वो साइंस फील्ड को फेवर करता है, ठीक है, पूरी तरह से साइंटिफिक होके चलने को फेवर करता है। नंबर 2, वो ऑब्जेक्टिविटी को फेवर करता है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब जिसे हम निष्पक्षता कहते हैं, या जिसे हम कह सकते हैं वस्तुनिष्ठ कहते हैं, ठीक है, यानी पूरी तरह से अनबायस होना, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करें, तो पोस्ट पॉजिटिविज्म सब्जेक्टिविटी को फेवर करता है, ठीक है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से भी अपना सोच, अपनी चीजें भी रिसर्च के अंदर डाल सकते हो एज अ रिसर्चर, ठीक है। क्योंकि रियलिटी जो है, सच जो है, पूरी तरह से आंकड़ों से बाहर नहीं आता है, ठीक, यानी निकल के नहीं आता है अकेले आंकड़ों से। तो आप अलग अलग तरीके अपना सकते हैं, अपने अपने खुद का सोच भी डाल सकते हैं, आपको जो ठीक लगता है वो भी डाल सकते हैं। और दूसरी चीज, ये सोशल साइंस के फील्ड्स के लिए यूज होता है। सोशल साइंस ये जैसे कि सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ऐसे, ठीक है, जिनके अंदर सच जो है वो केवल तथ्यों पर ही निर्भर नहीं करता है। तो ये 2 मेन डिफरेंस हैं दोनों के अंदर। इज इट क्लियर? हम्म यस मैम।